इस ई लेक्चर को देखने और सुनने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं का मेरा नमस्कार। इस ई व्याख्यान में हम प्रतिगमन का एक प्रश्न लेंगे और उसे हल करेंगे। प्रश्न मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा आयोजित 2020 की बीए तृतीय वर्ष की अर्थशास्त्र के प्रथम पेपर के लिए आयोजित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को हम ले रहे हैं और यह प्रश्न जिससे लिया गया है उस पेपर का नाम है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र में परिमाणात्मक विधियां, जिसे सांख्यिकी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न 10 नंबर का पूछा गया था और क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में है। प्रश्न आपके सामने है, निम्न समंकों से दोनों प्रतिगमन समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड बोथ रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यह प्रश्न 10 नंबर के लिए पूछा गया है और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्न पत्र 3 खंडों में 3 भागों में होता है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं, 10 क्वेश्चन, और पार्ट बी में 10-10 नंबर के प्रश्न होते हैं। उन 10-10 नंबर के प्रश्नों में से ये प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर भी 10 नंबर के अनुसार ही लिखना है, क्योंकि इसमें केवल इतना ही पूछा गया है कि जो समंक आपके सामने, जो संख्याएं आपके सामने दी हुई है, इनके लिए दोनों प्रतिगमन समीकरण ज्ञात करने हैं। यानी प्रतिगमन समीकरण ज्ञात करने हैं और दोनों ही प्रतिगमन समीकरण ज्ञात करने हैं। और सूचनाएं जो समंकों में दे रखी है इस तरह से है, प्राइस यानी कीमत और क्वांटिटी यानी मात्रा। कोई वस्तु है जिसके लिए कीमत और मात्रा इस प्रकार दी हुई है, उससे संबंधित एक डाटा सीरीज न देके सीधे उससे संबंधित समांतर माध्य यानी माध्य दिए हुए हैं, एक्स बार और एक्स वाई वाई बार, और उसके प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं कीमत के लिए और मात्रा के लिए। तो समांतर माध्य जो है अर्थमेटिक मीन वो दिए हुए हैं, कीमत के लिए 20 है और मात्रा के लिए 100 है। इसी तरह से प्रमाप विचलन 3 है कीमत के लिए और मात्रा के लिए 12 है। और कीमत और मात्रा के बीच में सहसंबंध जो पाया जाता है वो है 0.80, यानी प्लस के 0.8 है दोनों के बीच में सहसंबंध। ये प्रश्न है और ये सूचनाएं हैं। इसके आधार पर आपको प्रतिगमन समीकरण ज्ञात करना है। चूंकि ये 10 नंबर का प्रश्न है, मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि इस प्रश्न को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 2020 की बीए थर्ड ईयर की परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन यह प्रश्न अनेक बार अनेक विश्वविद्यालयों में पूछा गया है। आप देखें, पुस्तकें उठा के देखें, चाहे कैलाश नाथ नागर की हो या फिर राव सुतार गुप्ता की हो या फिर और दूसरी कोई किताब, उसमें आप देखेंगे कि ये प्रश्न कई तरीकों से भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए पूछे गए हैं। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि निम्नांकित समंक एक वस्तु की कीमत और मात्रा से संबंधित है, जिनके लिए दोनों प्रतिगमन समीकरण ज्ञात कीजिए, और ये भी ज्ञात कीजिए कि यदि मात्रा 100 है और यदि 120 करनी है तो उसके लिए प्राइस कितनी रखी जानी चाहिए या संभावित कीमत क्या होगी। या फिर ये भी हो सकता है यदि कीमत बढ़कर 25 हो जाए तो ऐसी स्थिति में मात्रा में क्या परिवर्तन आएगा या अनुमानित मात्रा ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं। फिलहाल आपको जो दिया गया प्रश्न है इसके बारे में कंसंट्रेट करना है और इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो प्रश्न है आप सीधा देखें तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, जिसमें दोनों प्रतिगमन समीकरण ज्ञात करने और प्राइस को आप x मान लीजिए और क्वांटिटी को y मान लीजिए। तो ये जो 20 है ये आपका x बार हो जाएगा। x बार होगा 20 और y बार होगा 100, और प्रमाप विचलन x के लिए है 3, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन x 3 हो जाएगा, और क्वांटिटी के लिए 12 है, अर्थात y के लिए 12 है, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन y हो जाएगा आपका 12। और सहसंबंध दोनों के लिए जो है वो, दोनों के बीच सहसंबंध है वो 0.80 प्लस का हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे x बार 20, y बार 100,
स्टैंडर्डेशन x 3 और स्टैंडर्डेशन y 12 और r स्मॉल r जो कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है वो है 0.80। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न में आपको इस तरह से करना है। क्यों क्यों करना है? क्योंकि दोनों प्रतिगमन समीकरण ज्ञात करने हैं और दोनों समीकरण ज्ञात करने के लिए मूल समीकरण जो होते हैं वो पहले लिखे जाएंगे, उसके बाद में जो प्रतिगमन समीकरण सॉल्यूशन के लिए समीकरण बनाए गए हैं उनको आपको लिखना पड़ेगा और वो जब समीकरण लिखेंगे तो उनमें ये सब वैल्यू लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ट्रेस आउट करके बता दिया। अब हम चलते हैं इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं उसके बारे में। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम ऊपर, हम ये लिख सकते हैं, चाहें तो हम ये एक बार इसको नोट कर सकते हैं कि x बार इज इक्वल टू 20, y बार इज इक्वल टू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन x इज इक्वल टू 3, स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू 12 एंड correlation coefficient of कार्ल पियर्सन इज इक्वल टू 0.80। और फिर आप लिखेंगे इस तरह से, एक तरफ लिख देंगे पेपर के पेज के दो भाग कर दीजिए और एक भाग में लिख दीजिए x का y पर प्रतिगमन, दूसरी साइड में लिख देंगे y का x पर प्रतिगमन। ये दोनों लिख देंगे, उसके बाद में दोनों के मूल समीकरण लिखेंगे। x का y पर प्रतिगमन के लिए मूल समीकरण है x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये मूल समीकरण कहलाता है। ये है x का y पर प्रतिगमन के लिए, यानी पहला मूल समीकरण होगा। दूसरा मूल समीकरण जो कि y का x पर प्रतिगमन है उसके लिए होगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये देखिएगा, यह बी एक्स है, a प्लस बी एक्स, यानी ये दोनों मूल समीकरण आपने लिख लिए यहाँ पे। उसके बाद में आपको लिखना होगा कि किन समीकरणों की सहायता से आप दोनों समीकरण हल करेंगे, अर्थात प्रतिगमन समीकरण आप किस तरह से हल करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले जो विस्तारित समीकरण है वो आप लिखेंगे। ये विस्तारित समीकरण किस तरह से विस्तारित होते हैं इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मूल समीकरण है x इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो पहला मूल समीकरण है, सेम ऐसा ही दूसरा भी है, लेकिन इसका विस्तारित रूप जो है वो मैंने आपको पहले बताया था। वो इस तरह से होता है कि a का मान, a और b यहाँ पे कोफिशिएंट कांस्टेंट्स होते हैं, यानी कि स्थिरांक होते हैं, और ये एक बार ज्ञात होने के बाद पूरे समीकरण के लिए वही रहते हैं। तो a और b कांस्टेंट्स है, स्थिरांक है, और ये जो स्थिरांक है a होता है इंटरसेप्ट, यानी कि अंतःखंड, जो रेखा के मूल बिंदु से रेखा के आरंभ होने की बीच की दूरी को बताता है, और b जो है वो रेखा का ढाल होता है, प्रतिगमन रेखा का ढाल होता है। चूंकि समीकरण की बात करें तो ये दोनों ही स्थिरांक होते हैं, तो a जो है, a का जो निकालने का तरीका होता है x माइनस एक्स बार होता है। इसी तरह से b का जो निकालने का तरीका होता है वो b यहाँ प्रतिगमन गुणांक भी कहलाता है। b जो निकालने का तरीका होता है, b x के लिए पहले समीकरण के लिए b1 कह सकते हैं या bxy कह सकते हैं, और दूसरे समीकरण के लिए b2 या byx कह सकते हैं। वो निकालने का तरीका होता है b1 इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड x अपॉन स्टैंडर्ड y, और b2 के लिए होता है r स्टैंडर्ड y अपॉन स्टैंडर्ड x। ये इसका सूत्र होता है और इस तरह से ये विस्तारित होता है। अब हमें यहाँ पे केवल विस्तारित हुआ है उसी को लिखना है। एक बार लिख दिया आपने दोनों समीकरण, उसके बाद में जो वैल्यू आई थी वो आपको पुट कर लीजिए। यहाँ मैंने बताया था x बार इज इक्वल टू 20 है, 100 y बार है, स्टैंडर्ड x यानी प्रमाप विचलन x के लिए 3 है, प्रमाप विचलन y के लिए 12 है, और दोनों के लिए प्रतिगमन समीकरण प्रतिगमन कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.8 है। आपने यहाँ पे भी हमने लिख रखा है इस गोले में, आप इनको देखते हुए इनमें दोनों प्रतिगमन समीकरणों में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड x अपॉन स्टैंडर्ड y माइनस y बार, ये आपका प्रतिगमन समीकरण बना हल करने का पहला। तो इसी तरह से दूसरे के लिए बना y माइनस y बार इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड y अपॉन स्टैंडर्ड x माइनस x बार। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x बार की जगह x बार लिख देंगे यहाँ पे, और r की जगह r लिख देंगे, और स्टैंडर्ड x की जगह स्टैंडर्ड x 3, और फिर यहाँ पे बटा में 12, और फिर y माइनस y बार 100 है इसलिए 100। इसी तरह से इसमें वैल्यू हम पुट कर लेंगे। फिर इस तरह से हम अगला समीकरण लिखते हैं। ये समीकरण बन जाएगा इसके आधार पर
x माइनस 20 इज इक्वल टू 0.83/12 y माइनस 100, और इसी तरह से इसका समीकरण बनेगा y माइनस 100 इज इक्वल टू 0.8 12/3 x माइनस 20। अब हम इस समीकरण को पहले सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं। एज इट इज लिख दिया हमने x माइनस 20, और फिर हमने इनको सॉल्व किया। तो सॉल्व किया तो 0.8 को 3 से गुणा करके 12 का भाग देने पर आपके पास आएगा 0.2, क्योंकि 0.8 को 3 से डिवाइड करने पर 2.4 होंगे, उसमें 12 का भाग देने पर 0.2 आएंगे, और ब्रैकेट में जो है वो एज इट इज लिख दिया मैंने। फिर ये 0.2 ब्रैकेट के दोनों ही मानों के साथ है, इसलिए हम क्या करेंगे, 0.2 का दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगी वो होगी x माइनस 20 इज इक्वल टू 0.2y। एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और लिख दिया, फिर चूंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा इसलिए, और फिर 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से हम ये सॉल्यूशन करेंगे। और फिर जो अगला स्टेप होगा हमारा वो होगा ट्रांसपोजिशन का। एक तरफ हम रख देंगे x को और दूसरी तरफ हम इस 20 को जो है वो लिख देंगे और 20 को ट्रांसपोजिशन करके उधर भेज देंगे। तो x बराबर 0.2y माइनस 20, तो ये एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में 20 ये जो माइनस का था वो उसको हमने ट्रांसपोजिशन किया, यहाँ पे लाए तो इधर आते ये प्लस का हो गया, और इस तरह से हमने इसको लिख दिया। तो आपके पास में क्या आ गया, अब लास्ट स्टेप रह गई, x इज इक्वल टू 0.2y माइनस 20 प्लस 20, तो 20 गया तो रह गया 0। आप चाहें तो अगली स्टेप बन जाएगी x इज इक्वल टू 0.2y प्लस 0। आप चाहें तो 0 लिखें, चाहें तो नहीं लिखें, कोई बात नहीं, और लिखते हैं तो कोई बात नहीं। ये a का मान यहाँ पे 0 आया, इसका मतलब ये y जो a है इसका मान तो है 0, और b का मान 0.2 है, और ये y है यहाँ पे, और ये जो y है वो यदि दिया होता है तो ऐसे में हम x को ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ है पहला मूल समीकरण बना आपका, पहला जो समीकरण बना प्रतिगमन का वो है x इज इक्वल टू 0.2y प्लस 0। 0 लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं। फिर हम इस समीकरण की तरफ आते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं, और 0.8 को 12 से मल्टीप्लाई करके 3 का भाग देंगे तो 3.2 आएगा। तो हमने लिख दिया y माइनस 100 इज इक्वल टू 3.2, ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 20। अब 3.2 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 20 के साथ में भी होगा, जैसा कि मैथमेटिक्स का रूल्स है। फिर हम अगली स्टेप इसको मल्टीप्लाई करते हुए लिख देंगे y माइनस 100 इज इक्वल टू 3.2x माइनस 64। ये 3.2 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 3.64 आए। उसके बाद में हम इस 100 को ट्रांसपोजिशन कर देंगे, यानी पक्षांतर कर देंगे, उधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो अगला स्टेप जो बनेगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 3.2x माइनस 64 प्लस 100। अब 100 प्लस के हैं, 64 माइनस के हैं, तो 100 में से 64 गए, पीछे 36 रह गए प्लस के। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप हो जाएगी और ये एंड स्टेप होगी वो होगी y इज इक्वल टू 3.2x प्लस 36, यानी कि यहाँ पे 36 जो है वो a का मान है और b का मान 3.2 है और x एज इट इज है। इस तरह से हम प्रतिगमन समीकरणों का समीकरण बना सकते हैं, और इस प्रश्न का हल ये रहेगा। यदि इसके बाद भी कोई प्रश्न पूछा जाए, मान लेते हैं यही प्रश्न 15 नंबर का होता है, तो इसमें हो सकता है आपको एक और साथ में जोड़ देते हैं कि निम्नांकित समंकों से प्रतिगम दोनों प्रतिगम समीकरण बनाते हुए ये बताइए कि यदि x 25 है तो y कितना होगा। या यूं भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, अगला स्टेप में क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों प्रतिगम समीकरण ज्ञात कीजिए, नंबर 1 नंबर 2 डाल देते कि यदि 120 मात्रा हो तो उसके लिए कीमत क्या होनी चाहिए या अनुमानित कीमत क्या होगी। इस तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो यदि y पूछा जाता है
तो ये वाला समीकरण लेकर उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे और आ जाएगा। और यदि x पूछा जाता है तो ये पहला समीकरण हमें लेना होगा और पहले समीकरण के लेकर के और y की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी लिख देंगे और उसके बाद में हल कर देंगे। जो भी उत्तर आएगा वो अनुमानित मूल्य हो जाएगा। धन्यवाद।